हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, दिस इज डेट 14th ऑफ नवंबर 2020 चिल्ड्रंस डे आज। और हम लोग आज फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्क एनर्जी पावर तक हो गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से या फिर आपके मेंस एडवांस नीट के सिलेबस के हिसाब से भी ग्रेविटेशन चैप्टर से पहले वर्क एनर्जी पावर के बाद एक चैप्टर आता है रोटेशनल मैकेनिक्स। बट बच्चों ने डिमांड किया है कि पहले ग्रेविटेशन को शुरू किया जाए और हो सकता है कि दोनों चैप्टर हम लोग साथ में लेकर के चलें। तो पहले ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे और ग्रेविटेशन में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पहले टॉपिक पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 9th में भी पढ़ना था, रिकॉल करके ही लिखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो 9th में पढ़ा था केपलर का 3 लॉ है प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। ग्रेविटेशन टॉपिक तो आपने 9th में पढ़ा ही है, फिर से 11th में पढ़ेंगे। बट इंट्रोडक्शन करते समय आपको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो केपलर का लॉ क्या कहता है प्लैनेटरी मोशन का? केपलर का पहला लॉ क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। केपलर का पहला लॉ क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा। केपलर का पहला लॉ कहता है, ग्रेविटेशन को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। और केपलर का पहला लॉ कहता है कि प्लैनेट्स जब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, प्लैनेट्स जब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ये सन है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो पाथ होता है वो पाथ एलिप्टिकल होता है। ये जो पाथ है एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। ये जो पाथ है वो एलिप्टिकल है। और यही केपलर का पहला लॉ है प्लैनेटरी मोशन का। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और मैथ्स वाले लोगों का भी अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ नहीं है। मैथ्स वालों का भी अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ नहीं है। तो एलिप्स शेप तो बस अंडाकार तरह का आकार को ही बोल सकते हो। वैसे जब मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा तो आप लोग ध्यान से सीखेंगे। एक एलिप्स में 2 फोकस होता है। ये एक एलिप्स है, यहाँ से यहाँ तक जो सबसे ज्यादा दूरी है उसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। काम नहीं है फिजिक्स के ग्रेविटेशन में, मैथ्स वालों को काम है, तो अभी कुछ दिन में मैथ्स में पढ़ोगे ही। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है दैट इज माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। और इसमें 2 तरफ फोकस होता है। मैथ्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में काम नहीं है। केपलर का लॉ कहता है कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड तो पाथ एलिप्टिकल होगा और दोनों फोकस की एक फोकस पर सन रहेगा। और दिस इज हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक एलिप्टिकल पाथ पे सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा प्लैनेट। छोटे क्लास में आपने प्रोजेक्ट वगैरह मॉडल वगैरह बनाया होगा 4th 3 क्लास में। सन के अराउंड प्लैनेट को रिवॉल्व करते हुए जो गोल 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 जो आप लोग बनाते थे शेप, वो सर्कुलर नहीं था। दैट पाथ इज एलिप्टिकल। यही केपलर का पहला लॉ है प्लैनेटरी मोशन का। दूसरा वाला जो लॉ है वो मैथमेटिकल है। दूसरा वाला जो लॉ है बॉस वो मैथमेटिकल है। दूसरा वाला जो लॉ है वो मैथमेटिकल लॉ है। दूसरा वाला जो लॉ है वो मैथमेटिकल है। दूसरा लॉ कह रहा है कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, पाथ कैसा बताया आपने? एलिप्टिकल पाथ बताया। ये जैसे मूव कर रहा है इधर से इधर और ये इधर से इधर। तो जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो केपलर ने बताया कि प्लैनेट का स्पीड जो है वो रिवॉल्व जब वो करता है सन के अराउंड तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो क्या कांस्टेंट होता है उसको समझेंगे। पहले लॉ लिखेंगे, इसको लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल एरिया ऑफ टाइम नहीं, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल एरिया ऑफ टाइम नहीं, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक नया वर्ड, एक नया वर्ड, एक नया वर्ड, एक नया वर्ड, एक नया वर्ड आ रहा है, एरियल वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, एरिया बाय टाइम इज एरियल वेलोसिटी। केपलर along with many scientists of that era proved it experimentally as well as by calculations that speed of a planet when it revolves around the sun is not constant
but aerial velocity of the planet when it revolves around the sun is constant. मतलब जैसे टाइम अगर फिक्स करते हैं 2 सेकेंड, ये प्लानेट यहाँ से यहाँ आया, इतने दूर गया, तो इसका जो स्पीड है v, इसका वैल्यू अलग होगा। उसी 2 सेकेंड के लिए प्लानेट इधर से इधर गया तो देखो बहुत दूर चले गया, तो इसका स्पीड जो है वो अलग है। बट जैसे इस प्लानेट को जब आप सन के साथ एरिया ज्वाइन करेंगे, उस 2 सेकेंड के लिए जो एरिया इसने स्विप किया, ये दूर तो गया बट ये सन से नजदीक में था। प्लानेट से सन को लाइन से ज्वाइन करके जब ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया का वैल्यू जो है वो एट अ फिक्स्ड टाइम कांस्टेंट होगा। यही केपलर का सेकंड लॉ है। ये डायग्राम देख के समझ में भी आ रहा होगा कि जैसे जैसे प्लानेट रिवॉल्व करते हुए सन के नज़दीक में आता है तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। एरियल स्पीड सेम रहता है, बट जैसे जैसे प्लानेट सन के नज़दीक में आता है उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्लानेट सन के नज़दीक आता है उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। डायग्राम देख करके पता चल रहा होगा, थोड़ा मैथमेटिकल भी है। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, dA/dt एरियल वेलोसिटी। अब एलिप्स का कोई एरिया तो होता नहीं है, तो इस चैप्टर में ये चीज हम लोग पहली बार करेंगे और चैप्टर के एंड तक करते रहेंगे। केपलर का लॉ तो कहता है कि प्लानिटरी मोशन एलिप्टिकल होता है, बट कंप्लीट कैलकुलेशंस क्लास 9th का बोलो चाहे क्लास 11th का बोलो, मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग एरिया को सर्कुलर कैलकुलेशन से करते हैं। एलिप्स मैथ्स वालों का अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, बट फिजिक्स में जब आप ग्रेविटेशन में कैलकुलेशन करेंगे तो एलिप्टिकल, एलिप्स, फोकस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम, इन सब का आपको काम नहीं पड़ेगा। सर्कल मान करके कैलकुलेशन करेंगे। तो सर्कल का एरिया अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे πr² लिखते हैं, डिफरेंशिएशन सीखा है, पाई बाहर d/dt ऑफ r² का डिफरेंशिएशन पड़ा है 2r होगा, बट t के रिस्पेक्ट में है तो ये dr/dt हो जाएगा। और बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, π2 कांस्टेंट है तो यह r हुआ, dr/dt v है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। r × v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो v है लीनियर वेलोसिटी, जिस लीनियर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो अलग अलग होगा। r × v बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। r × v कांस्टेंट होने का मतलब समझ रहे हैं? r × v का मतलब है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर r ज़्यादा है, इस पॉइंट का नाम अगर कुछ मान लें a, तो यहाँ पर r ज़्यादा है, r ज़्यादा है, r ज़्यादा है, r × v कांस्टेंट है तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया। तो जहाँ r ज़्यादा है वहाँ v कम होगा। यहाँ पर अगर देखते हो तो r कम है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा। सिंपल हिसाब है, जैसे प्लैनेट्स नज़दीक सन के आएगा, r कम, v ज़्यादा हो जाएगा। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, ये केपलर्स आपका लॉ है प्लैनेटरी मोशन का। जैसे ही प्लैनेट सन के नज़दीक आएगा r कम, v ज़्यादा हो जाएगा। यही केपलर का दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का दूसरा लॉ। थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है कि प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक बार रिवॉल्व करने में जो टाइम पीरियड लगेगा, प्लैनेट को सन के अराउंड एक बार रिवॉल्व करने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसका स्क्वायर, ये अगर एलिप्स है, ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे सर्कल में रेडियस, वैसे ही एलिप्स में मेजर एक्सिस का आधा इस सेमी मेजर एक्सिस।
फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग एलिप्स का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हमारा काम सर्कुलर मोशन से चल जाएगा। बट अभी हम लोग ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो केपलर का लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस of its elliptical orbit, that is t square is directly proportional to r cube और t square is equal to कुछ constant times of r cube। ऐसा ही केपलर के हिसाब से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। गैलीलियो, कोपरनिकस, आर्यभट्ट and many other scientists also predicted this type of elliptical motion of planet around the sun। इसी तरह की कुछ बातें कुछ और साइंटिस्ट ने भी उस एरा में कहा था। ये क्वेश्चन देख लो, मेडिकल 2018 का है। काइनेटिक एनर्जी बता रहा है ऑफ अ प्लैनेट। एक प्लैनेट है, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। कोई एक प्लैनेट है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन एन रिवॉल्विंग अराउंड सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। और कभी वो सी पर पहुंचा, कभी वो बी पर पहुंचा, कभी वो ए पर पहुंचा। तीनों पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आया वो है के ए, के बी, के सी। देन ऑप्शन में से बताना है के ए ज़्यादा, के बी ज़्यादा कि के सी ज़्यादा। फ्रॉम सेकेंड लॉ अभी पढ़ाया गया था, फ्रॉम केपलर सेकेंड लॉ क्या कह रहा था? केपलर का सेकेंड लॉ कह रहा था कि जैसे जैसे प्लैनेट नज़दीक आएगा सन के अक्रॉस, उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। सबसे नज़दीक ए है तो वी ए सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी है, यहाँ पर बी सी सबसे दूरी पर है तो ये बी सी। और स्पीड ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ए, फिर बी, फिर सी, ये बी है। और ये मेडिकल 2018 का क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को ठीक से पहले एनालाइज कर लें, फिर अगले क्लास से हम लोग ग्रेविटेशन जो चैप्टर का मुख्य नाम है उसके तरफ चलेंगे। नोट्स बना लो। और मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आप लोग क्लास 9th का जो ग्रेविटेशन है, जिस भी बुक से आप लोग पढ़े हैं उसके एक बार फटाफट रिकॉल कर लेंगे। अगर ट्यूशन की कॉपी है तो ट्यूशन की कॉपी, स्कूल की है, NCERT है, HC वर्मा है, 9th क्लास का ग्रेविटेशन रिकॉल कर लेना। 80% टॉपिक 9th क्लास के ग्रेविटेशन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अगले क्लास में जुड़ेंगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी दिवाली।